गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं हम, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। स्टार्टिंग से हम यही बात कर रहे हैं कि ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र कैसे होता है, कब होता है, किस कंडीशन में होता है। और ये बात तो तय है कि ऑनरशिप जिसके पास होगा वही अपनी गुड्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के मालिक ही नहीं हो तो आप उस चीज़ को किसी और को कैसे दे सकते हो, राइट। इट मीन्स कि यू हैव नो राइट टू ट्रांसफ़र द ऑनरशिप ऑफ दोज गुड्स विच आर नॉट कंसिडर्ड योर गुड्स, राइट। सो इन दिस केस इसमें कोई डाउट नहीं है कि मालिक ही अपनी चीज़ को बेच सकता है, कोई और नहीं। उसी के पास कैपेसिटी होती है कि वो अपनी चीज़ों का ऑनरशिप किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे, राइट। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें ये माना जाएगा कि बेशक आप मालिक नहीं हो, आप ऑनर नहीं हो, तो भी आप कुछ गुड्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जिसको ट्रांसफ़र करोगे वो बायर ही कहलाएगा और वो अल्टीमेटली वो बाद में मालिक बन जाएगा। कहने का मतलब, मैं फिर से दोहरा रही हूँ अपनी बात। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट के मालिक नहीं हो, ऑनर नहीं हो, लेकिन कुछ कंडीशन में आपके पास ये अधिकार आ सकता है कि आप उन वस्तुओं को किसी और को ट्रांसफ़र करो। जिसको आप ट्रांसफ़र करोगे ना, यानी कि जो बायर होगा, जो बाय करेगा, उसके पास वो अधिकार जो है गुड माना जाए। गुड का मतलब होता है कि वो एक सही मालिक कहलाएगा। उसके बाद मतलब उसके मालिकाना हक पर कोई डाउट नहीं होगा, राइट। ये है मतलब। अब वो जो एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ कि मालिक ना होते हुए आप आप उन गुड्स को कैसे ट्रांसफ़र करोगे, वो बात आ रही है। तो वो है, सबसे पहले जैसे देखिए, टाइटल बाय एस्टॉपेल। इसका मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को शो करते हैं, और शो करने से क्या होता है कि सामने वाला कुछ उन चीज़ों पे भरोसा करके उस तरीके से रिएक्ट करता है। मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरी एक साइकिल है और वो आपके पास गई हुई है 2 दिन के लिए, आप उसको लेकर गए हो। अब बाई चांस क्या होता है, मैं और आप इकट्ठे बैठे हैं और एक तीसरा पर्सन जो आपका जानकार है और वो आपसे कह रहा है कि भाई मुझे ना एक साइकिल चाहिए थी, मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ और मिल नहीं रही कोई अच्छी। आपने मेरे ही सामने उस व्यक्ति से ये बोला कि हाँ मेरे पास एक साइकिल है, और जो है मैं कितने में चाहिए तुझे, कैसी कंडीशन की चाहिए। तो आप दोनों बात करने लगे, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। मुझे ये पता था कि वो आप मेरी साइकिल की बात कर रहे हो, ठीक है, और आपने मेरे ही सामने मेरी ही साइकिल की डील उससे कर ली और मैं कुछ नहीं बोली। जब मैं कुछ नहीं बोली तो फिर बाद में भी मेरा राइट नहीं बनता ना बोलने का। या तो मुझे उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था कि भाई जिस साइकिल की आप बात कर रहे हो वो तो मेरी है, तो मैंने आपको कब बोला कि आप मेरी साइकिल बेच दो, नहीं ना। लेकिन अगर मैं वहाँ तब साइलेंट रही तो मेरा साइलेंट रहने का मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स कि मेरी यस है उस पर्सन को, है ना। अब थर्ड पर्सन को तो नहीं पता ना कि जिस साइकिल की बात चल रही है वो असल में मालिक मैं हूँ उसकी। मेरा चुप रहना कहीं ना कहीं मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम दोनों में डील हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि साइकिल बिक गई, और बाद में मेरे को लगा कि अरे ये क्या हुआ, और मैं जो है उस पर्सन के पास चली गई, बायर के पास जिसने साइकिल खरीदी थी। मैंने कहा भाई ये तो साइकिल मेरी थी, वापस कर मेरे को। तब उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, कोई भी होता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है कि भाई आपके सामने ही तो बात हो रही थी। अगर आप मालिक होते तो आप बोलते ना, आप बोले क्यों नहीं। इसका मतलब अगर आप नहीं बोले तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मालिक वही था जिसने साइकिल बेची, तो अब तो आपका कोई अधिकार नहीं है। और वाकई में रूल भी यही कहता है, जब आपको बोलना चाहिए और आप तब नहीं बोलते तो आपका साइलेंट रहना भी बोलने के समान माना जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि अब आपने क्या किया, आपने इनडायरेक्टली अपने व्यवहार से ये साबित कर दिया कि साइकिल को बेचने का जो अधिकार उस पर्सन ने यूज़ किया, वो अधिकार आपने उसको दे दिया, तभी तो अगले ने यूज़ किया, और क्योंकि आप बोले ही नहीं। अब समझ में आई मेरी बात को कि इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि मैंने अपने पैर पे एक तरह से खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं बायर को जाके धमकाऊं और अपनी साइकिल ले लूं, या मैं तुमको धमकाऊं कि भैया मेरी साइकिल क्यों बेची, राइट। नेक्स्ट इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। ये वही बात हो गई, बिजनेसमैन अपने काम के लिए जब एजेंट नियुक्त करता है तो एजेंट के पास पूरे राइट्स होते हैं बिजनेस को चलाने के, उसमें सामान खरीदना बेचना सब कुछ आता है। तो अब आपका एजेंट आपके लिए बिजनेस संभाल रहा है तो ऑब्वियसली वो ट्रेडिंग भी करेगा, सामान खरीदेगा भी बेचेगा भी, ही हैज़ द फुल राइट्स,
राइट। सो ही विल एक्ट इन गुड फेथ। ऑब्वियसली ये तो बात है कि एजेंट जो बनाया जाता है ट्रस्ट के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। अब आपका एजेंट जो भी वस्तु बेचेगा वो इनडायरेक्टली देखा जाए है तो आपके बिहाफ पे ही बेच रहा, लेकिन थर्ड पर्सन को तो शायद नहीं पता, कई बार नहीं भी पता होता। अब हम दुकान पे जाते हैं, हम हर बार हर बंदे से ये थोड़ा ना पूछते हैं कि भैया तुम मालिक हो कि एजेंट हो, हमें उससे क्या लेना देना। हमारा काम तो यही है कि हमें सामान पसंद आया, लिया और अपने घर आ गए। हर आदमी से तो हम नहीं इतनी जानकारी रख लेते ना। तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि हम ये सोचें कि वो जो बेच रहा है वो मालिक है, जबकि वो एजेंट हो। तो क्या एजेंट सामान नहीं बेच सकता? डेफिनेटली वो बेच सकता है, बट ऑथोराइज ज़रूर होना चाहिए वो अपने मालिक के द्वारा। एक पॉइंट और, मान लीजिए मालिक ने एजेंट को कह रखा कि भाई ये जो चीज़ है ना ये 10 रुपये से नीचे नहीं बेचनी तूने, ओके। और एजेंट ने क्या किया, उस चीज़ को 8 रुपये पे बेच दिया। अब जो थर्ड पार्टी था वो तो लेकर चला गया, उसको क्या पता कि तुम मालिक हो कि तुम एजेंट हो, ठीक है ना। अब मालिक को पता लगा कि अरे इसने तो सस्ते में बेच दिया, तो गड़बड़ हो गई। तो वो थर्ड पार्टी के पास चला गया, भैया ये तो जो चीज़ वापस कर, ये तो 10 रुपये में बेचनी थी, मेरे एजेंट ने गलती से 8 में बेच दी। तो क्या थर्ड पार्टी उस चीज़ को वापस करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। कारण थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में लिया है, थर्ड पार्टी को उस बात की जानकारी नहीं है कि आप दोनों के बीच में क्या डील हो चुकी है, कि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है नहीं दे रखी। अब हम किसी दुकान पे जाते हैं, क्या हम हर आदमी से ये पूछते हैं कि भाई तू एजेंट है और क्या तेरे मालिक ने तेरे को किस रेट पे बोला है? नहीं ना। हमारा क्या मतलब है उस बात पे? हमें तो इस बात से मतलब है कि हमारे को सही रेट पे चीज़ मिल जाए। तो हम कोई भी चीज़ घर लेकर आते हैं तो क्या असली मालिक हमारे घर तक आके ये कह सकता है हमारे को? बिल्कुल नहीं कह सकता है, कि नहीं बात। तो एजेंट अगर कम रेट पे भी सामान देता है ना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें थर्ड पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं है। फिर कह रहे हैं सेल बाय को ओनर। अब कई बार क्या होता है कि कुछ गुड्स के दो मालिक हो गए। मान लीजिए एक साइकिल है, तो वो तुम्हारी भी है, तुम्हारी सिस्टर की भी है। तो अब मान लीजिए सिस्टर जो है या जो ब्रदर है वो साइकिल को अपने फ्रेंड को बेच देता है। अभी जिसको बेची है उसको थोड़ी ना इस बात की नॉलेज है कि तुम को ओनर हो या एक ओनर है। उसको तो ये है कि भाई तुम ओनर हो और उसने साइकिल ले ली। अब दूसरा पर्सन जैसे ब्रदर या सिस्टर उसके पास चला जाए, भाई ये तो साइकिल मेरी भी थी और मैं तो नहीं चाहता बेचना, तो क्या आप उसके हाथ से साइकिल छीन के ला सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते। थर्ड पार्टी यानी कि बायर का कोई कसूर नहीं है इसमें। बायर को जो अधिकार मिला है ना साइकिल का, वो बिल्कुल सही मिला है, उसने गुड फेथ में लिया है और उसको नहीं पता था कि को ओनर है। अब को ओनर भी होते हैं तो को ओनर के पास भी तो बराबर राइट्स होते हैं ना। हाँ ये है कि अपना अपना हिस्सा होता है। अब साइकिल के टुकड़े थोड़ी ना करेंगे बेचने के लिए, ऑब्वियसली साइकिल तो पूरी बिकेगी। तो बेचने वाला अगर दे रहा है और लेने वाला गुड फेथ में ले रहा है तो उसे इस बात की जानकारी नहीं है ना कि आप को ओनर हो और आपके ओनर आपका जो साथी है उससे आपने परमिशन ली है नहीं ली है, उसे उसका कोई लेना देना नहीं। तो बायर जब साइकिल लेके जाता है तो ये उसका गुड टाइटल रहेगा, उसके साइकिल को दोबारा कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर सेल बाय ए पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या है? सेल एक ऐसे पर्सन के द्वारा जिसके पोजेशन में, जिसके अधिकार क्षेत्र में कोई गुड्स है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? मान लीजिए अगर आपने किसी को धमका कर उसकी गुड्स सस्ते में ले लिए, धमका कर मतलब या अपना रौब दिखा कर, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोर्शियन या अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल लेते हैं हम किसी के ऊपर अपना प्रभाव दिखाकर, धमका कर, डरा कर उसकी वस्तुएं, उसकी चीज़ें हमने सस्ते दाम पर ले ली, या इवन चाहे ये लगा लो कि भाई जैसे भी ले ली, ठीक है। तो वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ ना। अब मान लो किसी को गन पॉइंट पे रख कर अगर आप उसकी ज्वेलरी या उसकी बाइक या उसकी गाड़ी जो है सस्ते में ले लेते हैं, ओके, और आगे फिर किसी को बेच देते हैं। अब जिसको आप बेच रहे हो यानी कि जो बायर है, अगर उसको इस बात की नॉलेज नहीं है और वो आपसे गुड फेथ में ख़रीद लेता है तो इसमें उसका फॉल्ट क्या है? नहीं है। आपके उस सामान को बेचने का अधिकार हो, देखा जाए तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका और उस पर्सन का जिस पर्सन से आपने ज़बरदस्ती ली है। अगर वो पर्सन, अब ध्यान से सुनना, जिस पर्सन से आपने चीज़ें ज़बरदस्ती ली हैं सस्ते में या जैसे भी, अगर वो पर्सन इस सामान को बेचने से पहले ही, अगर आप इस सामान को उससे ज़बरदस्ती लेकर बेचो, उससे पहले ही वो कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाए और बता दे भाई देखो ये बंदा मेरे से ज़बरदस्ती सामान ले गया है, तो ये हो सकता है कि क्योंकि बिकी नहीं है उससे पहले कोर्ट वो सामान उसको वापस दिलवा देगी। लेकिन अगर इससे पहले कि वो कोर्ट में जाता, आपने क्या किया? आनन फानन में वो उठा के सामान तीसरे को बेच डाला।
अब जिसको बेच डाला, अगर उसको इस बात की नहीं है नॉलेज कि भाई आपने चोरी का सामान बेचा है या आपने मतलब किसी को डरा धमका कर बेचा है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? नहीं ना। तो बायर को जो ट्रांसफ़र हुआ है ऑनरशिप, वो तो बिल्कुल सही है, यानी कि वो उसका हम बोलेंगे कि गुड टाइटल ऑफ गुड्स, राइट, कि उसको सही अधिकार मिला है, उसके अधिकार को अब कोई नहीं छीन सकता। कंडीशन सिर्फ वही है कि बिकने से पहले कोर्ट में ना चला जाए। अगर वो बिकने से पहले कोर्ट में चला गया और उसने ये प्रूव कर दिया, तो फिर तो भाई वो वस्तुएं वैसे भी नहीं बिक पाएंगी दोबारा से, ठीक है। फिर आ रहा है अच्छा, ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक वॉइडेबल और एक वॉइड। जैसे अगर मान लीजिए कुछ आपने फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ के चैप्टर में ये बातें देखी हैं कि जैसे कॉर्शियन से, यानी कि किसी को डरा धमका कर जब आप कोई चीज़ें ले लेते हैं तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कुछ केसेस में जो होता है वो वॉइड भी रहता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के करके, वॉइड देखो, कॉन्ट्रैक्ट वैसे देखा जाए वॉइड शुरू से नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड ऐसे नहीं होता है, वो तब वॉइड होता है जब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएं तो वो वॉइड हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता, ठीक है। नो, देयर आर 2 पॉइंट्स कि आपने ये वस्तुएं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हासिल की हैं या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के तहत हासिल की हैं। अगर तो वॉइडेबल है, तो वॉइडेबल में ये होता है कि अगर ये वाली चीज़ें आप बायर को बेचने से पहले ही असली मालिक कोर्ट में चला गया तो बिकने से बच जाएंगी। लेकिन अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने ले लिया है ना, और आपने किसी को बेच भी दिया है, तो भी उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा। कारण यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड था, मतलब, या वॉइड हो गया कहने का मतलब, तो फिर तीसरे बंदे को उसका गुड टाइटल नहीं मिल सकता। हम जो पॉइंट कर रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पॉइंट देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक जो मुद्दा है वो ये है कि क्या अगर आप किसी चीज़ के मालिक नहीं हो तो क्या वो चीज़ें आप किसी को बेच सकते हो, और अगर आप बेच देते हो तो खरीदने वाले को क्या उसका अच्छा अधिकार मिलता है। अच्छा अधिकार का मतलब क्या वो असली मालिक कहलाएगा, वो बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने कुछ एक्सेप्शंस उठाए हैं, जिसमें ये भी एक एक्सेप्शन था। Now the next point is sale by a seller in possession of goods after sale। अब मान लीजिए मैं एक टीवी पसंद करके रख के आई हूँ और मेरे नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है, सेल हो गई है, मतलब सेल का मतलब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है। टीवी के मालिक ने क्या किया, मेरे वाले टीवी को, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, मेरे वाले टीवी को किसी तीसरे कस्टमर को बेच दिया ज़्यादा पैसों के लालच में। तो क्या उस पर्सन को उस टीवी का अधिकार अच्छा मिल जाएगा? अगर तो उसने गुड फेथ में लिया है और उसकी नॉलेज में ये बात नहीं है तो अच्छा अधिकार मिल जाएगा। मुझे ये अधिकार मिलेगा कि मैं इस टीवी वाले मालिक के अपने जो पैसे मैंने दे रखे हैं वो, और अगर मुझे कोई डैमेज हुआ है, कुछ कॉम्पनसेशन मिलने का अधिकार है तो वो मैं ले सकती हूँ, ठीक है। तो अगर सेलर उन गुड्स को सेल कर देता है जो गुड्स ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं, तो क्या सीन रहेगा ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि जो बायर है जिसको वो टीवी बेच चुका है उसका तो कोई परेशानी नहीं ना, उसका क्या कसूर है इसमें, नहीं है ना। सो उसको वो पूरा अधिकार मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सेल बाय ए बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। बायर कह रही हूँ, ऊपर देखो सेलर था, अब यहाँ है बायर। यहाँ पे क्या सीन रहेगा आप देखिए। मान लीजिए मैं हायर परचेज पर गुड्स लेकर आती हूँ, तो क्या ऑनरशिप मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो गया, नहीं हो गया? तो क्या मैं वस्तुएं बेच सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बेच सकती, राइट, क्योंकि मैं मकान उसकी मालिक ही नहीं हूँ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर मेरे पास मैं वस्तुओं को सिर्फ देखने के लिए लेकर आई हूँ और मैं आगे बेच देती हूँ। अगर मैं वस्तुओं को सिर्फ जैसे रिटर्न बेसिस पे लेकर आते हैं, या मेरे पास किसी ने वस्तुएं गिरवी रखी हैं और मैं क्या उसको, ठीक है, गिरवी रखने का मसला तो होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मान लीजिए आप लोन चुकाते ही नहीं हो, फिर तो गिरवी रखने वाला चीज़ बेचेगा ही बेचेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं बात। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि अगर बायर सेलर की कंसेंट से, सेलर के कहने पर उन वस्तुओं को अपने पास कुछ दिन के लिए ले आता है, ठीक है, और अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और आगे क्या करता है, वो आके तीसरी पार्टी को या तो ये चीज़ें बेच देता है या गिरवी रख देता है, तो क्या तीसरी पार्टी को अधिकार अच्छा मिलेगा?
डेफिनेटली मिलेगा अगर उसने गुड फेथ में ख़रीदा है तो, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है और बार बार आ रही है कि गुड्स को गुड फेथ में लेना। अगर बायर के दिमाग में ये बात आ गई ना, भैया मैं जिससे सामान खरीद रहा हूँ तो चोरी का बेच रहा है, या तो वो फिर किसी और का लेके बेच रहा है, या फिर वो गड़बड़ करके बेच रहा है। भैया जब तुमको पता है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं तो तुम खरीद क्यों रहे हो? इसका मतलब आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, तब आपको अच्छा अधिकार नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज सेल बाय अनपेड सेलर। अब यहाँ पर देखो, अनपेड सेलर का मतलब होता है जिसको पेमेंट नहीं मिला, या पेमेंट मिला है तो थोड़ा मिला है। तो अब मान लीजिए मैं टीवी खरीद लिया मैंने, पेमेंट में उसको पकड़ाई थोड़ी सी, और टीवी मेरा उसी की दुकान पे रखा और मैं घर आ गई, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है मेरे नाम पे। अब मैंने देखा कि मतलब मैं पैसे नहीं दे रही, तो उसने मेरे टीवी को अपने पास कब्जे में रखा हुआ है कि भाई मैं नहीं देता जब तक आप पूरे पैसे नहीं देते हैं। बात तो सही है, कोई भी करेगा ऐसा, है ना? ऐसे सेलर को क्या बोलोगे? अनपेड बोलोगे, ठीक है। अब क्या होगा कि वो मेरे टीवी को कब तक रखेगा? कोई लिमिट तो होगी। अब मैं पैसे देने का नाम ही नहीं ले रही, तो वो मेरे टीवी को आके बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? बिल्कुल बेच सकता है, ठीक है। हालांकि ऑनरशिप तो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो चुका है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑनरशिप नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, डिलीवरी तो नहीं हुई है ना। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं दिए मैंने। लेकिन मेरे टीवी को क्या वो बेच सकता है? ओरिजिनल बायर कौन है यहाँ पे? ओरिजिनल बायर तो मैं हूँ कि नहीं? लेकिन उसने मेरे टीवी को बेच दिया, और ज़रूरी नहीं है वो मेरे को इन्फॉर्म करे या ना करे। हालांकि रूल तो ये कहता है कि एक बार इन्फॉर्म करना पड़ता है आपको, पर चलो नहीं भी किया तो भी जिसको वो बेचेगा उसको उसके ऊपर गुड टाइटल मिल जाएगा, यानी कि न्यू बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे पता है इस बात का या नहीं पता है। लास्ट वन इज सेल इन ओवर्ट मार्केट। ओवर्ट मार्केट जैसे आपने सुना होगा, चोर बाज़ार जिसे कहते हैं ना, चोर बाज़ार में सामान लिया है, या जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बेची जाती हैं, जहाँ पर कोई बिल का चक्कर नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मल मार्केट में आप जाते हो ना, आपके दिमाग में ऐसी बातें कभी नहीं आएंगी कि चोरी का सामान है, ऐसा कुछ है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ इस तरह की गुपचुप चीज़ें बेची जाती हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब इंग्लिश लॉ कहता है कि भाई ऐसा है, चोरी की मार्केट से भी अगर आपने सामान लिया है ना, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें बिकती है, तो बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा। बायर, अब इंडियन लॉ कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे? इसका मतलब तो आप चोरी के सामान को बेचने के लिए लोगों को इनकरेज कर रहे हो। इसका मतलब अगर बायर को गुड टाइटल मिलता रहेगा तो फिर तो इस तरह की मार्केट्स में लोग इनकरेज होंगे, लोग तो फिर धड़ाधड़ ऐसा काम करेंगे। हम इस तरह की गलत चीज़ों को इनकरेज क्यों करें? तो इंग्लिश लॉ कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बायर को गुड टाइटल मिलना चाहिए, उसने तो पैसे देकर सामान खरीदा है ना, उसने थोड़ा चोरी की है। लेकिन इंडियन लॉ इसके अगेंस्ट जाता है, वो कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो उस केस में बायर को गुड टाइटल नहीं मिलेगा। सो आज इस टॉपिक पे आपने देखा कि टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब वस्तुओं से रिलेटेड जो सारे अधिकार हैं वो जब ट्रांसफ़र होते हैं तो बायर को किन किन परिस्थितियों में अच्छा अधिकार मिलता है और नहीं मिलता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड that's all for this video. Thank you so much. Bye bye and take care.